तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूफी आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तुम्हारा थैंक यू लूफी, पर मुझे तुम्हारी अभी हेल्प नहीं चाहिए, मैं इन दोनों को अकेला ही संभाल लूंगा। जोरो, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम देखो जोरो, लूफी आखिर तुम क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। चुप हो जाओ जोरो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं जो ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ रहा होता है, जहां नामी कह रही होती है कि अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो बहुत ही जल्दी ग्रैंड लाइन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे इससे पहले तुम लोगों को कुछ बताना है। ये जो ग्रैंड लाइन का रास्ता है वो पहाड़ों से होके जाता है। लेकिन जोरो कहता है आखिर हम पहाड़ों से ग्रैंड लाइन की ओर जाएंगे कैसे। तो नामी बोलती है अरे जोरो, तुम्हें टेंशन लेने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। ये जो माउंटेन है वहां से बहुत सारे चैनल्स नीचे की ओर जा रहे होते हैं। तभी जोरो बोलता है वो चैनल्स तो नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम ऊपर कैसे जाएंगे। तब नामी बताती है कि ये जो माउंटेन है वो रिवर्स माउंटेन है, यानी ये जो पानी का धारा है वो रिवर्स होकर ऊपर की ओर जाती है और हमें ऊपर जाने के लिए पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो बोट है गोइंग मैरी वो रेड लाइन के पास पहुंच चुका होता है और वो जो माउंटेन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है। वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसका ऊपरी हिस्सा बादल से छुप गया है और वहाँ का जो पानी का करंट है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, इतना ज्यादा तेज कि वो अपने बोट को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर नामी बताती है कि वहाँ पर जो माउंटेन के बीच दरार है हमें वहीं से ऊपर की ओर जाना है। और जब वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं वो पानी सीधा ऊपर की ओर जा रहा होता है और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनका बोट वो माउंटेन से टकराने वाला होता है। लेकिन लूफी अपना गम गम बैलून का इस्तेमाल करके सभी को बचा लेता है। इसके बाद पूरा क्रू ऊपर की ओर जाते वक्त रेड लाइन की खूबसूरती को देख रहा होता है और जो उनका बोट है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है। और ये सीन देखने में भाई मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया था। और वो लोग का जो बोट है वो ऊपर से कूद के नीचे पानी में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो बोट है ऊपर माउंटेन से सीधा नीचे की ओर आ रहा होता है बहुत ही तेजी से। तभी जोरो सभी से बोलता है कि क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुना दे रहा है, ये जरूर समुद्र का आवाज होगा। तभी उसब अपने दूरबीन से सामने की ओर देखकर बोलता है कि लगता है सामने कोई पहाड़ है। और तभी सांजी भी बोलता है कि सामने कोई माउंटेन है। लेकिन नामी कहती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि मैप में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया था। लेकिन जब सामने से कोहरा हटता है तो सभी लोग देखते हैं कि हाँ सच में सामने एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है। लेकिन असल में वो माउंटेन नहीं होता बल्कि एक बहुत ही बड़ा ब्लू व्हेल होता है। और ये जो व्हेल है वो रेड लाइन का रास्ता घेर के खड़ा होता है जिससे कि पूरा रास्ता रुक गया है और ब्लॉक हो गया है। और सब लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग ने अपने बोट को जल्दी नहीं रोका तो हमारा बोट उस व्हेल से जाकर टकरा जाएगा और हम सभी लोग मर जाएंगे। तभी जोरो बोलता है हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है उसे जाके घुमाना पड़ेगा और जो व्हेल और रेड लाइन के बीच में थोड़ा सा रास्ता है हमें वहां से निकलना होगा। लेकिन उसब बोलता है कि हमारा जो बोट का रेडर है वो तो पहले से टूट गया है। तभी लूफी ऊपर खड़ा होकर बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कि हमें अपने बोट को कैसे रोकना है। और ये कहने के बाद वो दौड़ के केबिन के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम लोग जोरो, सांजी और उसब को देखते हैं जो कि वो लोग जान लगा के उस रेडर को रोक रहे होते हैं। लेकिन वो जो रेडर वो पहले से टूटा हुआ है जिस वजह से वो लोग को घुमाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो नामी है वो सामने बोट पर खड़ा होकर सब कुछ देख रही होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और नामी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि लूफी ने बोला था कि हमारे पास कोई प्लान है और वो दौड़ते हुए केबिन के अंदर गया है, पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा है। और तभी हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि उस कैनन बॉल पर आग लगा देता है और वो उस कैनन से व्हेल के ऊपर फायर कर देता है जिससे कि बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उस कैनन बॉल के प्रेशर से उनका गोइंग मैरी रुक जाता है और उसका स्पीड कम हो जाता है। और जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि गधा है क्या, तूने इस व्हेल को क्यों मारा। हम लोग बिना नोटिस के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तू तो एक नंबर का गांडू है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि उन लोग का गोइंग मैरी होता है वो धीरे धीरे से जाकर उस व्हेल से टकरा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि लूफी का जो स्पेशल सीट होता है वो टूट जाता है और वो टूट के डेक के ऊपर आ जाता है। और ये देखने के बाद लूफी को बहुत बड़ा शौक लगता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग धीरे धीरे गोइंग मैरी को लेकर उस व्हेल के साइड से जा रहे थे और ये लोग उस व्हेल के सामने से जा रहे होते हैं। और हमें देखने में पता चलता है कि ये व्हेल काफी ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि जो उस व्हेल का आइज है वो हमारे शिप से ही 10, 15, 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने मेरे स्पेशल सीट को कैसे तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर लूफी अपना गमगम पिस्तल का इस्तेमाल करके उस व्हेल के आंख पर हमला कर देता है। और लूफी पागल उस व्हेल से बोलता है तू हमसे लड़ना चाहता है, आजा आजा, हम सब तेरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो उसके क्रूमेट है उसे मार के बोलते हैं कि अरे अब तो चुप हो जा, और इस मार के वजह से पहले तो तूने ये कैनन को फायर किया और फिर उसके आंखों में मारा। और जो व्हेल है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाता है और सब लोग के कान के पर्दे फटने लग जाते हैं क्योंकि उसका आवाज बहुत ज्यादा तेज होता है और उसको कोई भी सहन नहीं कर पा रहा होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो व्हेल है अपने इतने बड़े मुंह को खोलता है और वो जो पानी है वहाँ का उसे पीने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो पानी के साथ जो उन लोग का शिप होता है गोइंग मैरी वो भी उस व्हेल के अंदर जाने लग जाता है। सब लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम इसके बाहर
बाहर भी नहीं जा पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो शिप है वो थोड़ा सा बम्प होता है, जिसकी वजह से लूफी नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे पहले वो पानी में गिरने वाला होता है, लूफी अपना हाथ लंबा करके उस वेल के दांत से पकड़ लेता है और उस वेल के दांत की मदद से लूफी उसके सर के ऊपर चढ़ जाता है और वो लोग का जो शिप है गोइंग मैरी, वेल पानी के साथ उसे भी निगल जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो उन लोग का गोइंग मैरी है वो तो वेल निगल जाता है और लूफी उसके सिर के ऊपर बैठा होता है और उस वेल को मार रहा होता है और कहता है कि मेरे दोस्त को बाहर निकाल, मेरे दोस्त को बाहर निकाल, आखिर तूने उन्हें क्यों निगल लिया। इसके बाद जो वेल है वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है और इसकी वजह से लूफी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इसके बाद जो लूफी है उस वेल के सिर के ऊपर एक दरवाजा देखता है और उसके अंदर जाने लग जाता है और जो वेल है वो भी पानी के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो सारे क्रूमेट्स है वो अपने शिप पर होते हैं, यानी कि गोइंग मैरी पर होते हैं और वो लोग अजीब से एक वियर्ड जगह पर आ जाते हैं और वो लोग जहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके सर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर आसमान है, पानी थोड़ा अजीब होता है और उन लोग के सामने एक छोटा सा आइलैंड होता है और उस आइलैंड पे सिर्फ एक ही घर है। फिर इसके बाद ये लोग अपने आप में ही आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर जोरो बोलता है क्या ये कोई इल्यूजन है, मुझे तो लगा हम लोग को वेल ने निगल लिया है। लेकिन सांजी बोलता है हाँ सच में हम लोग को वेल ने निगल लिया था, लेकिन अब हम लोग कहाँ पर हैं। और तभी हम लोग देखते हैं उनके सामने एक बहुत ही बड़ा केकड़ा आ जाता है और वो उस केकड़ा बहुत ही ज्यादा किंग साइज का होता है और जो उसप और नामी वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम क्या करें और वो लोग फाइट के लिए रेडी होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं उस स्क्विड के पीछे से कोई हमला करता है और 3 हार्पून्स उसके सर में घुसा देता है और उसे मार देता है और उसे खींचते हुए उसी आइलैंड के पास लेकर जा रहा होता है। तभी उसप बोलता है आइलैंड पर कौन है, बाहर आ जाओ नहीं तो हम लोग इस आइलैंड को उड़ा देंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि उस आइलैंड से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। तभी वो लोग कहते हैं कि ये तो रिलीफ की बात है, कम से कम इस आइलैंड पर एक जिंदा आदमी तो हमें दिखा और हम इससे पूछताछ कर पाएंगे। तभी नामी बोलती है कि लूफी कहाँ पर है, उसे मैंने बहुत देर से नहीं देखा है। तभी जोरो बोलता है मैंने देखा था, जब हम लोग नीचे जा रहे थे तो लूफी उस वेल के सर के ऊपर चला गया था। इसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि एक पैसेज के अंदर होता है और लूफी बोलता है कि ये क्या, वेल के शरीर के अंदर एक दरवाजा और मैं जब उस दरवाजे से अंदर घुसा तो यहाँ पर एक पैसेज है, आखिर ये हो क्या रहा है। फिर इसके अगले सीन में हम लोग उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा होता है और वो उस घर से बाहर निकल के उन लोगों को कुछ भी नहीं कहता और सांजी भी उसे देख रहा होता है और वो आदमी भी उसे देखता रहता है और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहते हैं और सांजी को उसे देख के बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा होता है और सोचता है कि इस आदमी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या ये हमें इस बम से उड़ा देगा। और वो ओल्ड मैन भी इन लोगों को देख रहा होता है और वो चलते रहता है और चलते चलते जाकर उस चेयर पे बैठ जाता है। तभी सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अबे हरामजादे कुछ बोला तो कर, कब से सिर्फ ताड़े जा रहा है हम लोगों को तू। तभी उसे बोलता है अबे ओए बूढ़ा, अगर तू हमसे लड़ना चाहता है तो हम लोग से लड़, हम लोग के पास भी कैनन है। तभी वो बूढ़ा आदमी उन लोगों की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है कि तुम लोग को यहाँ पर लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे कोई भी मर सकता है यहाँ पर। ये सुनने के बाद जोरो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और नामी और उसे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जो सांजी है वो डरते डरते कहता है कि क्या लगता है कौन मरेगा, तुम मरोगे कि या मैं मरूंगा। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं बूढ़ा हूँ तो मैं मरूंगा। और ये सुनने के बाद सांजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बूढ़ा आदमी उन लोगों को डरा रहा है कि मैं नहीं तुम लोग मरोगे। और तभी जोरो सांजी को रोक लेता है और कहता है कि तू रुक जा, मैं इससे बात करता हूँ। और तभी जोरो उस आदमी को कहता है कि हे ओल्ड मैन, तू कौन है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है और हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएं। तभी जो ओल्ड मैन है वो जोरो को बहुत गुस्से से देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा रूड है, तुम्हें नहीं लगता कि किसी से क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें उसको अपना नाम बताना चाहिए। तभी जोरो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे पहले अपना नाम बताना चाहिए। और फिर जब जोरो अपना नाम बताने लग जाता है तभी बूढ़ा आदमी उसका बात को काट देता है और अपना नाम बताने लग जाता है और बोलता है कि मेरा नाम क्रोकस है और मैं ये ट्विन कैप्स का लाइट हाउस कीपर हूँ और मैं 71 ईयर्स का ओल्ड हूँ और मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। और इससे जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं इसे काट डालूंगा, लेकिन सब लोग उसे रोक लेते हैं और ये लोग का कन्वर्सेशन थोड़ी और देर तक चलता है। फिर इन लोगों को मालूम पड़ता है कि ये जो आइलैंड है वो नकली आइलैंड है, बल्कि आइलैंड नहीं बल्कि एक ये पेंटिंग है और ये जो बादल है ये भी नकली है और जो पेट के अंदर पानी है वो भी नकली है, बल्कि जो पानी है वो वेल का एसिड है। तभी जो वेल है वो अचानक से हिलने लग जाता है और हम देखते हैं कि जिसपे वो बूढ़ा आदमी बैठा होता है वो कोई आइलैंड नहीं होता है बल्कि वो एक बोट होता है और उसके बोट के नीचे का पार्ट आयरन का होता है ताकि उस एसिड के वजह से वो शिप डैमेज ना हो। तभी जो जोरो और सांजी वो बोलते हैं कि हमें भी यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए वरना हमारा शिप जो है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तभी जो वो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि जो ये लबून है वो अपना सर फिर से रेड लाइन पे मारना स्टार्ट कर दिया है। तभी नामी कहती है कि अच्छा इस वेल का नाम लबून है और बोलती है कि मैंने इसे देखा था, इसके सर पे बहुत ज्यादा स्कार है, लगता है वो अपने सर को रेड लाइन पे बहुत दिनों से मार रहा है और मुझे लगता है कि किसी चीज से सफर कर रहा है। और सभी लोग ये कंक्लूजन पर आते हैं कि लगता है ये बूढ़ा आदमी इस वेल को अंदर से मारने आया होगा ताकि वो अपना सिर को रेड लाइन पर ना ठोके। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी वो बहुत ज्यादा हिलने लग जाता है और तभी वो बूढ़ा आदमी पानी के अंदर कूद जाता है, मेरा मतलब उस वेल के एसिड के अंदर कूद जाता है। और सभी लोग कहते हैं कि ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहे हैं, तो पागल है, अगर ये ऐसे पानी के अंदर रहेगा तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा। और तभी हम लोग 2 अनवांटेड बंदे को देखते हैं, वो
यहाँ पर किस लिए आए हमें ये नहीं बताया जाता है। इसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि इधर उधर टकराया जा रहा होता है क्योंकि वो व्हेल बहुत ज्यादा हिल रहा होता है और लूफी कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और मेरा सिर भी बहुत ज्यादा चकरा रहा है। और तभी हम लोग वापस से वो अनवांटेड बंदे लोगों को देखते हैं और लूफी जाकर उनसे टकरा जाता है और वो दरवाजा खोलकर वहां पर गिर जाते हैं जहाँ पर सभी स्ट्रॉ हेड क्रू होती है और वो तीनों लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। तभी जोरो सभी को बोलता है हमें इन्हें जल्दी बाहर निकालना होगा। और इसके बाद हम लोग वो ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि दौड़ के एक दूसरे रूम के अंदर जाता है और उस रूम के अंदर जाने के बाद एक इंजेक्शन को लेकर उस व्हेल को लगा देता है। और वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द को समझता हूँ पर ऐसे रेड लाइन पे सर मारने से तुम्हारा दर्द कम नहीं हो जाएगा और ऐसे सर मारने से वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे और ये रेड लाइन भी नहीं टूटेगा। और वो इंजेक्शन लगाने के बाद जो लाबून है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर वो जो ओल्ड मैन है वापस से अपने आइलैंड पर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो जोरो है वो लूफी को बचा लेता है और साथ में वो दोनों लोग को भी। और तभी वो ओल्ड मैन बोलता है तुम लोग अभी भी यहीं पर हो, तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम लोग को लाबून को छूने भी नहीं दूंगा। और तभी जो वो अनवांटेड बंदे लोग होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इस व्हेल को मारना हमारा मिशन है। और तभी 2 तोप को निकाल कर लाबून के ऊपर फायर कर देते हैं। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन दौड़ के जाता है और उस व्हेल को बचा लेता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। और उस अटैक की वजह से जो वो ओल्ड मैन है वो पानी में गिर जाता है। और फिर जो ये लूफी है वो बोलता है कि मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर वो दोनों का सर ऐसे दोनों आपस में टकरा देता है। तभी सभी लोग बोलते हैं लूफी तू इस फाइट में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। तभी लूफी बोलता है बस मेरा मन किया इसलिए मैंने इन लोगों को मार दिया। और फिर हम लोग देखते हैं वो सभी लोग उस ओल्ड मैन को बचा लेते हैं और पानी से बाहर निकाल देते हैं। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया। तभी लूफी बोलता है कि वो लोग लाबून के ऊपर फायर कर रहे थे और मुझे लगा वो लोग खराब बंदे इसलिए मैंने उन लोगों को मारा। और तभी ये ओल्ड मैन एक्चुअल कहानी बताता है कि आखिर ये सब मामला क्या है। वो बताता है कि पास में एक गांव है और ये लोग उस व्हेल को मारना चाहते हैं क्योंकि उस गांव में थोड़ा खाने का शॉर्टेज है और ये लोग इस व्हेल को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं इस व्हेल को मरने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसका एक रीजन है कि ये व्हेल अपने सर को रेड लाइन पर मारता रहता है और रिवर्स माउंटेन की तरफ देखकर चिल्लाता रहता है क्योंकि लाबून पिछले 50 सालों से एक पायरेट क्रू का वेट कर रहा है, तो इसलिए मैं लाबून को मरने नहीं दे सकता। और जो ये लाबून है ये कोई नॉर्मल व्हेल नहीं है, इसके पास इंसानों की तरह सोचने और समझने की शक्ति है। इसके बाद जो ओल्ड मैन क्रोकस है वो लाबून का बैक स्टोरी बताने लग जाता है। वो बोलता है आज से 50 साल पहले जब मैं लाइट हाउस का कीपिंग कर रहा था तभी कुछ अच्छे पायरेट रिवर्स माउंटेन से होकर ग्रैंड लाइन की ओर जाने के लिए आते हैं और एक छोटा सा व्हेल उनको फॉलो करते हुए आ रहा होता है। और ये व्हेल कोई और नहीं बल्कि लाबून होता है। और ये जो ब्लू व्हेल होते हैं वो सिर्फ वेस्ट ब्लू में रहते हैं और ये दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हेल में से एक होते हैं। और ये जो पायरेट है ये हमेशा से लाबून के साथ ही ट्रेवल करते थे और इन लोगों ने वेस्ट ब्लू तब छोड़ा था जब ग्रैंड लाइन बहुत ज्यादा खतरनाक था। और जो लाबून है वो हमेशा से अपने आप को इन पायरेट्स का क्रूमेट मानता था, जैसे कि ये सच में एक पायरेट हो। और ये जो पायरेट है इनका शिप खराब हो गया था तो वो इसे रिपेयर करने के लिए यहीं पर कुछ महीने रुके थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन जब वो पायरेट्स का जाने का समय आ जाता है तो वो मुझसे बोल गया कि क्या तुम मेरे लिए लाबून का कुछ सालों के लिए ख्याल रख सकते हो। हम लोग अभी तो जा रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया घूमकर हम लोग जरूर एक दिन वापस आएंगे। फिर वो लाबून को आश्वासन देता है और बोलता है कि लाबून अभी हम लोग ग्रैंड लाइन जा रहे हैं लेकिन तुम यहीं पर रहकर हमारा वेट करना, मैं तुम्हें ग्रैंड लाइन पर नहीं ले जा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। इसके बाद वो सभी लोग लाबून को गुड बाय बोलकर अपने शिप को सेल करके चले जाते हैं। और यहाँ प्रेजेंट में जो वो ओल्ड मैन है यानी क्रोकस वो बताता है कि लाबून पिछले 50 सालों से उन पायरेट क्रू का वेट कर रहा है। और सभी लोग ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और नामी बोलती है कि तभी लाबून अपने सर को बार बार रेड लाइन में हिट कर रहा था। इसके बाद वो सभी लोग बाहर जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी जोरो बोलता है कि ये व्हेल सच में अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है। और तभी सांजी कहता है कि मुझे तो अभी तक हैरानी हो रही है कि इतना ज्यादा चोट लगने के बावजूद ये अभी तक जिंदा कैसे है। तभी क्रोकस बोलता है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या सच में आप एक डॉक्टर हो? तो वो बोलता है हाँ मैं डॉक्टर की तरह लगता तो नहीं हूँ बट मैं एक डॉक्टर ही हूँ और मैं बहुत साल पहले एक क्लिनिक चलाता था और मैं एक शिप का भी डॉक्टर रह चुका हूँ। लूफी ये बात सुनकर क्रोकस को अपने क्रू में आने का ऑफर देता है लेकिन क्रोकस मना कर देता है क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। देखो मैं तुम लोगों को कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता बट मैं दे देता हूँ। ये जो बंदा है क्रोकस ये पहले गोल्डी रॉजर शिप का डॉक्टर था और उनका क्रूमेट भी था। इसके बाद क्रोकस वो गेट को खोल देता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं और लूफी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जो वो 2 अनवांटेड पर्सन थे मिस वेनेसडे और मिस्टर 13 पता नहीं क्या अजीब सा नाम है इन लोगों का, वो लोग चुपचाप यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वो सब बोलता है 50 साल ये तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए। जिस पर सांजी बोलता है अरे बेवकूफ ये ग्रैंड लाइन है, वो लोग अब तक मर चुके होंगे, चाहे वो जितना वेट कर ले वो लोग नहीं आने वाले। और नामी भी कहती है हाँ तुमने सही कहा 50 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। लेकिन उसप इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम लोग इतना होपलेस बातें क्यों कर रहे हो और वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। तभी क्रोकस काका बोलते हैं कि मैंने इस बारे में पता किया था और सूत्रों से मुझे ये मालूम पड़ा कि वो लोग ग्रैंड लाइन से भाग गए हैं और इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा होता
होता है। तभी क्रोकस काका बोलते हैं कि अगर वो लोग जिंदा भी होते हैं तो वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीजन, वेदर, डायरेक्शन, ये सब चीजें रैंडम गेस होता है ग्रैंड लाइन में। तब सांजी और रूसब बोलते हैं कि ये बहुत गलत बात है, लाबुन उन लोगों का 50 सालों से वेट कर रहा है और वो लोग उसे छोड़कर चले गए। तभी नामी क्रोकस से बोलती है कि लाबुन तो ह्यूमंस की बातों को समझ सकता है ना, तो क्या आपने उसे कभी बताया नहीं? मैंने उसे सब कुछ बताया था लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लूफी ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और तभी अचानक से वो चिल्लाने लगता है और अपनी शिप को डेक को उखाड़ करके भाग करके ऊपर लाबुन के सिर पर गाड़ देता है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है और इसे लाबुन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और बाकी लोग भी लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अबे गधे के बच्चे, आखिर तू कर क्या रहा है? और तभी लाबुन अपने सिर को रेड लाइन पर जा करके टक्कर मार देता है। तभी क्रोकस चिल्लाकर बोलता है, अरे बच्चे तुझे कुछ हुआ तो नहीं? क्योंकि उसे लग रहा होता है कहीं लूफी मर तो नहीं गया। लेकिन नामी क्रोकस को बताती है कि टेंशन मत लो, उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो रबर का बना हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लगून के साथ लूफी का फाइट स्टार्ट हो जाता है और तभी लाबुन अपने पूंछ से लूफी को मारता है और लूफी भी लाबुन के आंख में मारता है और दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद जो सारे के सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो? इसके बाद जो लाबुन है वो लूफी पर वार करने के लिए आ रहा होता है बहुत तेजी से। तभी लूफी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि एक ड्रॉ है, ये मैच ड्रॉ हो चुका है और अब हम लोग फाइट नहीं करेंगे। और तभी लूफी खड़ा होता है और बोलता है कि लाबुन तुम्हें लगता है ना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ? तभी लूफी लाबुन से बोलता है कि वैसे तो तुम भी स्ट्रांग हो लेकिन हम दोनों को नहीं पता कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमें इस चीज का पता करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग एक और बार फाइट करेंगे लेकिन ये फाइट हम अभी नहीं करेंगे। तुम्हारे जो दोस्त थे वो लोग मर चुके हैं 50 साल पहले ही और वो लोग कभी नहीं आने वाले हैं, लेकिन अब तुम्हारा एक राइवल है और वो राइवल हूँ मैं। तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मैं तो अभी ग्रैंड लाइन पर जा रहा हूँ, पर मैं जब ग्रैंड लाइन से वापस आऊंगा तो तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम दोनों में से सबसे ताकतवर कौन है। ठीक है, ये भूलना मत, हम लोग जरूर फाइट करेंगे। और ये बात सुनने के बाद जो लाबुन है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जो सांजी है वो कहता है कि कभी कभी ये गधा भी काम की बातें कर जाता है और जो ओल्ड मैन है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो लाबुन के सिर पर स्ट्रॉ हेड पायरेट का लोगो बना देता है और बोलता है कि ये जो सिंबल है ये हमारे फाइट का निशानी है, इसे कभी तोड़ना मत और इसे कभी मिटाना मत। इस सिंबल को तुम रेड लाइन पर मार मार के मिटा मत देना, ठीक है? और लाबुन ये बात को समझ जाता है कि उसे अपने सर को रेड लाइन पर नहीं मारना है क्योंकि लाबुन के बात को लूफी समझता है और लूफी के बात को लगुन भी समझता है क्योंकि लूफी में कुछ तो अलग है, वो भाई ये बंदा कुछ तो स्पेशल जरूर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लूफी को अपने शिप पर कुछ मिलता है और ये जो चीज है इसे लॉग पोस्ट बोलते हैं और वो जो दो अनवांटेड पर्सन थे वो लोग इसी चीज को छोड़ के गए हैं इधर से। फिर हम लोग देखते हैं सांजी सभी के लिए खाना बनाकर लेकर आया होता है और नामी अपना मैप लेकर बैठी होती है और तभी जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मेरा जो कॉम्पस है वो टूट चुका है और वो काम नहीं कर रहा है और वो चारों तरफ घूम रहा है। और तभी जो हमारे क्रोकस काका है वो बोलते हैं कि तुम लोग ग्रैंड लाइन पे आ गए और तुम लोग को किसी चीज की भी नॉलेज नहीं है, तुम लोग बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे आखिर तुम लोग ग्रैंड लाइन पर आए क्यों हो? क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तभी क्रोकस काका बोलते हैं कि तुम्हारा जो कॉम्पस है वो टूटा नहीं है, वो नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से तुम्हारा कॉम्पस काम नहीं कर रहा है और चारों डायरेक्शन में घूमे जा रहा है। और यहाँ जो ग्रैंड लाइन है वहाँ पर नॉर्मल कॉम्पस काम नहीं आता है, यहाँ पे चाहिए लॉग पोस्ट। तभी नामी बोलती है कि मैंने तो कभी लॉग पोल के बारे में सुना ही नहीं है और न मैंने कभी देखा है। तभी क्रोकस काका बोलते हैं कि जो लॉग पोल होता है वो नॉर्मल कॉम्पस से अलग होता है और दिखने में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड को पहचान करके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर लेकर जाता है लॉग पोल। तभी लूफी बोलता है कि लॉग पोल के ऊपर क्या गोल एक कांच होता है? तभी क्रोकस बोलता है कि हाँ वैसा ही होता है। तभी लूफी उसे लॉग पोल दिखा के बोलता है कहीं यही तो लॉग पोल नहीं है? तो क्रोकस बोलता है हाँ यही तो है लॉग पोल और इसी चीज की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को ट्रेवल करने के लिए। इसके बाद नामी कहती है आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और तभी लूफी को एक जोर का घुसा मारती है और बोलती है कि आखिर तुम्हारे पास लॉग पोल कैसे आया? तभी लूफी बोलता है कि हमारे शिप पर जो दो बंदे थे शायद उन्हीं लोग से वो गिर गया है और मुझे शिप पर ये नीचे पड़ा मिला तो मैंने इसे उठा लिया। फिर नामी बोलती है कि अच्छा तो ये है लॉग पोल। फिर इसके बाद हमें ग्रैंड लाइन का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वहाँ पर समुद्र कैसे काम करता है। यहाँ पर जो आइलैंड है वो एक आइलैंड दूसरा आइलैंड को खींचता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड को लगा करके ये जो लॉग पोस्ट है वो काम करता है। मतलब तुम सीधा एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा पाओगे, तुम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा पाओगे। और ऐसे अलग अलग 7 रूट्स हैं जो ये रिवर्स माउंटेन प्रोड्यूस करता है। अगर तुम इन 7 रूट्स को फॉलो करोगे तो एक रूट आखिर में जा करके राफ्टेल पर खत्म होता है और राफ्टेल वही लेजेंडरी जगह है जहाँ पर वन पीस खजाने को छुपाया गया है। राफ्टेल एक बहुत ही खतरनाक प्लेस है और एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड है। वहाँ पर सिर्फ आज तक एक ही क्रू जा पाया है और वो क्रू है गोल्डी रॉजर का क्रू, यानी किंग ऑफ पायरेट का क्रू। और तभी लूफी हंसता है और बोलता है कि मुझे आखिर पता कैसे चलेगा जब तक कि मैं ट्राई नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद जो ये ओल्ड मैन है उसका दिमाग खुल जाता है। और तुम लोगों को तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो क्रोकस काका है वो गोल्डी रॉजर के क्रू के एक पायरेट थे। तभी वो लूफी की बातें सुनकर स्माइल
स्माइल कर रहे थे। खैर छोड़ो, आगे तो तुम लोग को सब मालूम पड़ने ही वाला है वैसे भी। इसके बाद जो सांजी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि लूफी उसका सारा खाना खा जाता है और लूफी के पेट पे एक जोरदार लात मारता है और उन दोनों की मारपीट के वजह से जो नामी के हाथ में लॉकपोस होता है वो टूट जाता है और इससे नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को मार करके समुद्र में फेंक देती है। लेकिन समुद्र में वो लोग जैसे ही डूबने वाले होते हैं तभी लाबुन जाकर उन्हें ऊपर ले आता है। लेकिन लाबुन सिर्फ सांजी और लूफी को बाहर नहीं लाता, वो दोनों अनवांटेड बंदे को भी बाहर निकालता है जिसका नाम क्या था भाई मुझे याद नहीं आ रहा है। मिस वेडनेसडे और मिस्टर 13 ऐसा ही कुछ नाम था लोग का। पता नहीं इतना अजीब अजीब नाम रखते कहाँ से ये लोग। तभी लूफी उनसे पूछताछ करने लग जाता है कि तुम लोग आखिर यहाँ से गए क्यों नहीं, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा जो बोट है वो नष्ट हो चुका है, वो टूट गया है, प्लीज हम लोग को अपने बोट में ले लो और मुझे अपने घर पर छोड़ दो। तो नामी बोलती है नहीं, हम तुम लोग को लिफ्ट नहीं देंगे, तुम लोग हम लोग को मारना चाहते थे इसलिए हम लोग तुम लोग को लिफ्ट नहीं देने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम लोग लाबुन को भी मारना चाहते थे। तो इसके बाद जो लूफी कहता है कि ठीक है तुम लोग हमारे साथ आ सकते हो। इसके बाद नामी उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग हमारे साथ जाना चाहते हो तो ठीक है, पर जो हमारा ये लॉकपोस है वो टूट चुका है। तभी वो दोनों बंदे नामी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम एक नंबर की गधी है, तूने लॉकपोस को कैसे तोड़ दिया, अभी हम लोग घर कैसे जाएंगे। भाई जब ये लोग को जाना था तो ये लोग कितने अच्छे से बात कर रहे थे और जैसे ही लॉकपोस्ट टूटने का बात पता चला ये लोग भाई चिल्लाने उल्लाने लगे। तभी नामी हंसते हंसते बोलती है कि जो वो क्रोकस है यानी जो वो ओल्ड मैन है उसने वादा किया है कि वो अपना लॉकपोस्ट हम मुझे दे देगा। इसके बाद वो लोग वापस से अपना गिरगिट जैसा रंग बदल लेते और बोलते कि प्लीज हमें लिफ्ट दे दो, मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक कर रहा था वगैरह वगैरह। तभी ये मिस्टर 13 जो ये भिंडी जैसा दिखने वाला आदमी ये बोलता है कि जैसे हम लोग अपने आइलैंड पर पहुंच जाएंगे हम इस लड़की को टपका डालेंगे। इसके बाद जो क्रोकस काका है वो बोलते हैं लूफी को कि अगर तुम लोग विस्की पीक जा रहे हो तो तुम लोग को वहां का रास्ता थोड़ा बहुत पसंद नहीं आ सकता है क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा अजीब है। तभी लूफी बोलता है अगर हम लोग को वो रास्ता पसंद नहीं आएगा, वहां का रूट पसंद नहीं आएगा तो हम लोग वापस से यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से एक नए रूट को अपनाएंगे। इसके बाद वो लोग सभी लोग अपना शिप को सेल कर देते हैं और अपने नए जर्नी पर निकल जाते हैं इस लाबुन को बाय करके। इसके बाद हम लोग क्रोकस को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा होता है और बोलता है कि शायद हम लोग ऐसे एक बंदे का वेट कर रहे थे इतने दिनों से, है ना रॉजर। और गाइस यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये गोल्डी रॉजर का क्रू का हिस्सा है, इसी लाइन से हमको मालूम पड़ ही जाता है। सो गाइस इसी के साथ हमारा रिवर्स माउंटेन आर्क यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वन पीस का वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारा 1K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है और इसके अगले वाली वीडियो में हम लोग विस्की पार्क आर्क को देखने वाले हैं, वहां पर तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इस वीडियो पे मैं 20 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, अगर इसे कंप्लीट कर देते हो तुम लोग तो मैं वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, अगर नहीं करोगे तो वैसे मैं वीडियो तो लाने ही वाला हूँ, तुम लोग कहाँ मानने वाले हो वैसे भी मेरी बात। तो चलो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड लाइन के इस रूट में मौसम बार बार चेंज हो रहा होता है और नामी भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि लूफी और उसोप स्नो के साथ खेल रहे होते हैं। ये देखो लूफी, मैंने स्नो से कितना सुंदर लड़की बनाया है, ये तो बढ़िया है, पर क्या तुम्हारी लड़की ये कर सकती है। फिर लूफी उसोप के स्नो को किसी चीज से फायर करके तोड़ देता है और फिर दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। और शिप के अंदर मिस्टर 9 नामी से कहता है क्या तुम्हारे शिप में कोई हीटर वगैरह नहीं है, चुप हो जाओ तुम लोग यहाँ पे कोई मेहमान नवाजी नहीं करने आए हो, शांति से बैठो नहीं तो तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगी मैं। तभी सफर के दौरान नामी ग्रैंड लाइन के मौसम को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। ये वेदर तो बिना किसी वार्निंग के चेंज हो रहा है, इतना ड्रेस्टिक चेंज, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है जैसा कि क्रोकस ने कहा था। नामी सभी को जल्दी से बताती है कि उनका डायरेक्शन गलत है, शिप को जल्दी 180 डिग्री में घुमाओ, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, शिप को जल्दी 180 डिग्री लेफ्ट में घुमाओ, सब लोग मुझे फॉलो करो, मैं सही रास्ता दिखाती हूँ। और जब सब लोग काम कर रहे होते हैं तब ये गधा जोरो आराम से खर्राटे मारकर सो रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड लाइन में मौसम बार बार चेंज हो रहा था, कभी बर्फ गिरता है तो कभी बारिश होता है, कभी धूप होता है तो कभी छांव होता है। और सभी लोग नामी की बात को मान लेते हैं और जैसे तैसे करके अपने शिप को यानी गोइंग मैरी को उस बर्फीले तूफान से बाहर निकाल लेते हैं। और तभी जोरो सो के उठ जाता है। क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग ऐसे सोए हुए क्यों हो, कुछ काम वाम नहीं है क्या तुम लोगों को, हाँ। और ये बात सुनते ही सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जोरो मिस वेडनेसडे और मिस्टर 9 के पास जाता है और उनका नाम पूछता है। तुम लोगों ने अपना नाम क्या बताया था मुझे, मिस वेडनेसडे, मिस्टर 9। जोरो कहता है ये नाम तो मुझे कहीं पर सुना सुना लगता है। और तभी नामी पीछे से आती है और जोरो के सिर पर एक जोर का घूसा मारती है जिससे कि जोरो के सिर पर 3 अंडे उग जाते हैं। जब सभी लोग तूफान में काम कर रहे थे तुम आखिर कर क्या रहे थे, हाँ भाई। बेचारा जोरो को तो पता भी नहीं है कि तूफान उफान भी आया था। और इसके बाद सभी लोग विस्की पीक के सही डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। कुछ वक्त बाद उनका शिप विस्की पीक के सामने पहुंच जाता है और जैसे ही विस्की पीक नजर आता है मिस वेडनेसडे और मिस्टर 9 बिना कुछ कहे शिप से कूद जाते हैं और तैरते हुए आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। और तभी सब लोग बोलते हैं कि हमें इस आइलैंड पर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पता नहीं कैसे लोग होंगे, ठीक है हमें इस आइलैंड को छोड़ देना चाहिए, चलो वापस। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्रोकस ने बोला था कि लॉ पोस्ट जब तक सेटल नहीं होता तब तक इस आइलैंड से निकलना नामुमकिन है, हमें कुछ दिन या फिर कुछ घंटे यही विस्की पीक आइलैंड पर ही रुकना पड़ेगा। और जैसे ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं वहाँ के रहने वाले सभी लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट के बहुत ज्यादा धूम
धूमधाम से वेलकम करते हैं और हर तरफ सेलिब्रेशन चल रहा होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये टाउन देखने में ऐसा लगता है कि ये टाउन पायरेट का फैन हो और एक पायरेट लवर का शहर हो। तभी वहाँ पर एक अजीब से बालों वाला आदमी आता है जिसका नाम इगारोपी होता है। गाइस, इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसे मैगी बुलाएंगे, ठीक है। तभी पोए पोए बोलता है, मेरा नाम है इगारोपी और मैं विस्की पीक का मेयर हूँ। आप लोगों का हमारे टाउन में स्वागत है। हेलो, मेरा नाम लूफी है और मैं इस शिप का कैप्टन हूँ। और इगारोपी बोलता है कि विस्की पीक एक ऐसा टाउन है जहाँ हम सभी को बिना खाए पिए नहीं जाने देते, तो आज शाम को एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी होगी। और ये सुनते ही लूफी, सांजी और उसब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन नामी और जोरो को इनके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। इसके बाद हम लोग रात में देखते हैं कि टाउन में पार्टी शुरू हो जाती है और लूफी और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मैगी नामी से बोलता है कि क्या आप हमारे साथ ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लोगी? जीतने वाले को एक खास इनाम मिलेगा। और पैसे का नाम सुनते ही नामी तुरंत तैयार हो जाती है। नामी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और जोरो भी उसके साथ कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि सांजी एक अलग कॉर्नर में लड़कियों के साथ मस्ती मार रहा होता है। आज तो जिंदगी बन गई, इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरे आसपास। और उसब सभी को अपनी झूठी कहानियां सुना रहा होता है। एक बार मैंने 3 सी किंग से अकेला लड़ाई की थी और सबको हरा दिया था। और सभी लोग उसब की झूठी कहानियों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं लूफी अपना पेट भर के खाना खाता है और खा खा कर उसका पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता है और बहुत ज्यादा मजे में होता है। ये खाना तो कमाल का है, मुझे और चाहिए। फाइनली नामी भी अपने आखिरी अपोनेंट को भी हरा देती है और कॉन्टेस्ट जीत जाती है। ये रिवॉर्ड तो मेरे ही लायक था। पार्टी के बाद सभी लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ये मैगी अपना चेहरा कुछ ऐसा डरावना जैसा बना लेता है। इन स्ट्रॉ हेड्स को जिंदा पकड़ना है, अगर हम इन्हें मार देते हैं तो रिवॉर्ड में गवर्नमेंट 30% कम देगा। और गाइस, जरा से ये सभी लोग एक बाउंटी हंटर्स होते हैं जो कि किसी ग्रुप के लिए काम करते हैं। और तभी जोरो एक बिल्डिंग के टॉप से सभी बाउंटी हंटर्स के सामने आ जाता है। मैं जानता था तुम लोग असली में पायरेट्स लवर नहीं हो, ये सब एक नाटक था, मुझे पहले से शक था। और मैं अब तुम लोगों से अकेला ही निपटने वाला हूँ। और तुम लोग को देख के लगता है कि तुम लोग बारूक वर्क के लिए काम करते हो। और ये बात सुनते ही मैगी और उसकी टीम एकदम शॉक में रह जाते हैं। आखिर इसे हमारे गैंग के बारे में कैसे पता चला? जोरो को तुरंत मार दो, वो सब कुछ जान गया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब जोरो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। सब बाउंटी हंटर्स एकदम शॉक में रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि जोरो आखिरकार एक पल में गायब किधर हो गया। इसके बाद सभी लोग जोरो को ढूंढने लग जाते हैं। तभी जोरो सीधा सभी के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और ऊपर छत की ओर देख रहा होता है। आखिर तुम लोग किसे ढूंढ किसे रहे हो? हाँ, लेकिन तभी सभी लोग एक दूसरे के ऊपर फायर करने लग जाते हैं और गलती से अपने ऊपर ही गोली चला लेते हैं क्योंकि जोरो वापस से गायब हो जाता है। अरे बेवकूफो, खुद पर क्यों गोली चलाया? ये पायरेट फिर से गायब हो गया, सब लोग उसे मार डालो, वो अकेला ही एक शॉट्समैन है। तभी जोरो अचानक से मैगी के पीछे आ जाता है और उसके बालों से अपना तलवार निकालता है। मुझे एक बात बताओ, क्या एक कब्र बनाना काफी होगा क्या? और तभी सभी बाउंटी हंटर जोरो के ऊपर फायर करने वाले होते हैं। गधो, गोली मत चलाना वरना मैं भी मारा जाऊंगा। तभी मैगी अपने सहनाई वाले पिपड़ी से उन सभी बाउंटी हंटर्स के ऊपर फायर कर देता है कि उसे डर होता है कि अगर वो लोग फायर करते हैं तो मैं भी मारा जाता। और फिर हम लोग देखते हैं कि जोरो एक दीवार के पीछे छुपा होता है। अच्छा, तो वो सहनाई असल में एक हथियार है, ये तो काफी खतरनाक हो सकता था। और इधर हम लोग बार के अंदर देखते हैं कि सभी लोग एकदम खर्राटे मारकर सो रहे होते हैं। और हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि खा खा के एकदम गुब्बारा बन गया होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि नामी सोई नहीं होती है, असल में वो थोड़ा भी नशे में नहीं होती है, बस वो दारू पीने का नाटक कर रही होती है। और नामी को सब चीज पता चल जाता है। अच्छा, तो असल में ये वेलकम टाउन नहीं है बल्कि बाउंटी हंटर्स का अड्डा है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं सभी लोग जोरो को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। तभी जोरो बोलता है, समय आ गया है यूबिरिशा और कितित्सु को तलवार को ट्राई करने का। तभी जोरो के सिर के ऊपर एक बाउंटी हंटर्स उसे ढूंढ लेता है और जोरो के ऊपर बंदूक से फायर कर देता है। जोरो गोली से बच जाता है और एक घर के अंदर चला जाता है। फिर सभी बाउंटी हंटर जोरो के ऊपर लगातार गोलियां बरसा रहे होते हैं। तभी जोरो एक टेबल को किसी शील्ड की तरह यूज करता है। तभी जोरो अपने तलवार से सभी के ऊपर अटैक करता है और सभी को एक ही बार में काट के रख देता है। ये तो काफी बढ़िया तलवार है। इसके बाद जोरो एक सीढ़ी से चढ़कर दूसरे बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाता है जहाँ पर एक बाउंटी हंटर उसका इंतजार कर रहा होता है बाजूका के साथ। जैसे ही जोरो उस छत पर पहुंचता है वो बाउंटी हंटर तुरंत उस पर फायर कर देता है, लेकिन जोरो उसे आसानी से डॉच कर देता है। जोरो के पीछे वाली छत पर वही मर्दों वाली औरत खड़ी होती है जिसका नाम मिस मंडे होता है और वो जोरो के ऊपर वाइन से भरे ड्रम को फेंक देती है, लेकिन जोरो उसे अपने तलवार से एक ही बार में काट देता है। ये वाइन तो बर्बाद हो गई यार। तभी एक बाउंटी हंटर जोरो के ऊपर एक हथौड़े से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जोरो की दूसरी तलवार सेंडाई कितित्सु बिना उसके कहने पर खुद रिएक्ट करती है। फिर जोरो को यकीन हो जाता है कि ये तलवार वास्तव में श्रापित है। तभी एक बच्चा जोरो पर अचानक से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन हार जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। भगवान के लिए हमारे ऊपर दया दिखाओ, प्लीज हमें बचा लीजिए सर। और ऐसा बोलकर तभी वो एक बड़ा सा क्रॉस खड़ा करती है और उसके बीच से धुआं निकलने लग जाता है, लेकिन जोरो उसे आसानी से हरा देता है। ऐसी बकवास चीजों का मेरे ऊपर ट्राई करने की भी कोशिश मत करना, समझे तुम लोग। इसके बाद सभी बाउंटी हंटर्स बार के अंदर घुस जाते हैं और उसप और लूफी के ऊपर पैर रखकर चले जाते हैं। तभी उसप एक बार के लिए
उठता है, क्या मेरे ऊपर कोई पैर रख के गया? और तभी सांजी नींद में ही उसब का हाथ पकड़ लेता है। उसे लगता है कि ये किसी लड़की का हाथ है। इसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं जो कि इन बाउंटी हंटर्स का खजाना को लूट रही होती है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इस तरफ जोरो एक बिल्डिंग के टॉप पर होता है। सभी बाउंटी हंटर्स को लगता है कि उन्होंने जोरो को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी एक बाउंटी हंटर सीढ़ी से चढ़कर छत के ऊपर जाने लग जाता है, लेकिन जोरो सीढ़ी को पकड़कर नीचे फेंक देता है, जिससे कि वो बाउंटी हंटर नीचे गिर जाता है। तभी जोरो छलांग मारकर दूसरे छत के ऊपर कूद जाता है, 3 स्वॉर्ड स्टाइल हॉक वेव, और सभी पायरेट्स को एक ही बार में धूल चटा देता है। तभी वो मर्द वाली औरत यानी मिस मंडे जोरो के ऊपर एक सीढ़ी से हमला कर देती है, लेकिन जोरो उसे आसानी से बच जाता है। काफी अच्छा ट्राई था, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई भी मर्द नहीं है जो मेरे ताकत को झेल पाए। तभी मिस मंडे जोरो का गला पकड़कर उसे हवा में पकड़ लेती है, और तभी अपने हाथों से जोरो के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है, जिससे कि जमीन भी थोड़ा सा चिटक जाता है। और ये सब नजारा दूर से ये मैगी देख रहा होता है और बोलता है कि मैंने तो इसे पहले ही कहा था, जो भी हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी उसे मिस मंडे का जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है, और हम लोग देखते हैं कि जोरो मिस मंडे के मुंडी को अपने हाथों से पकड़ के रखा होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा दर्द में दिखाई दे रही होती है और जोर जोर से चिल्लाती है, क्या हुआ? अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, अब दिखाओ अपना ताकत जरा मुझे। और तभी जोरो मिस मंडे को छोड़ देता है और मिस मंडे नीचे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और ये देखकर ये मैगी और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी जोरो एक छत के ऊपर एकदम स्टाइलिश तरीके से खड़ा होता है। ये नहीं हो सकता, इसने मिस मंडे को कैसे हरा दिया? वो हम सब से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। मरीन्स ने वांटेड पोस्टर में गलती कर दी, उन्हें लगा कि जोरो ही कैप्टन है जिसका बाउंटी 30 मिलियन है। मुझे लगा ये इतना ज्यादा ताकतवर है, इसी के ऊपर 30 मिलियन बाउंटीज का इनाम होगा, पर मुझे क्या पता था वो बेवकूफ जैसा दिखने वाला लड़का, उसके ऊपर 30 मिलियन बाउंटीज का इनाम है। अगर हमें पहले पता चलता तो हम उसे वहीं पर निपटा देते हैं। तभी मिस्टर 9 बोलता है, तुम्हें शायद नहीं पता, जिसका कोड नेम जितना छोटा होता है वो उतना ही पावरफुल होता है, और हम तीनों के पास सिंगल डिजिट का कोड नेम है। तुझे क्या लगता है तूने जो बाउंटीज को हराया है वो हमारे बराबर है? और तभी मैगी अपने पिपड़ी से जोरो के ऊपर वापस से फायर कर देता है, और मिस्टर 9 जल्दी से छत के ऊपर जाने लगता है, और मिस वेडनेसडे सीटी मार के बोलती है, कूरो आ जाओ, अब तुम्हारा समय आ चुका है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बतख जैसा दिखने वाला पेट अपीयर होता है, और वो दूसरी तरफ जाने का इशारा करता है। मैंने तुम्हें उस तरफ जाने को नहीं बोला, इस तरफ आओ कूरो। तभी वो बतख के ऊपर बैठ जाती है और उसको आगे चलने को बोलती है, लेकिन वो बुद्धू बतख नीचे बैठ जाता है, जिससे कि मिस वेडनेसडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी मिस्टर 9 जोरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जोरो उसे आसानी से लड़ता है, और लड़ते लड़ते मिस्टर 9 उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तभी मिस वेडनेसडे पीछे से बोलती है, मैं अभी यही हूँ, समझे मिस्टर बुशिडो। तभी मिस वेडनेसडे अचानक से अपने कमर को मटकाने लग जाती है, भाई ये क्या कर रही है? और उसके हाथ में एक परफ्यूम का बोतल होता है, एल्यूरिंग परफ्यूम डांस, और परफ्यूम की बदबू इतनी ज्यादा होती है कि जोरो घुटने पर बैठ जाता है। बस इतना ही दम था तुम में, अब देखो तुम। पीकॉक स्लेशर, कूरो जल्दी से उस स्वॉर्ड्समैन की तरफ भागो। फिर कूरो जोरो की तरफ भागता है, लेकिन जोरो के पास से सीधा आगे निकल जाता है और नीचे गिर जाता है। ये तो एक नंबर का गधा है, इससे अच्छा तो अपना डॉगिस भाई होते हैं। इन गधों से फाइट करना तो खुद में एक शर्म की बात है। और तभी वो मैगी पीछे से वापस से जोरो के ऊपर अपने शॉटगन से हमला कर देता है, लेकिन जोरो उसे बच जाता है, और हम लोग देखते हैं कि जोरो एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। मुझे अब जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, लूफी और बाकी लोग अभी सो रहे हैं। तभी मिस्टर 9 अचानक से जोरो के सामने आ जाता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दीवार से नीचे फेंकने की? मैंने तुम्हें कब फेंका? तुम खुद ही नीचे गिर गए, समझे तुम? तभी मिस्टर 9 जोरो के ऊपर अटैक करता है और अपने हथियार से जोरो के हाथ को बांध देता है। अब तुम मुझसे बच के कहीं पर भी नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया, जल्दी करो मिस्टर 8, मैंने इसको पकड़ के रखा है, ये अभी हिल नहीं पाएगा, जल्दी कीजिए। और तभी हम लोग देखते हैं मिस वेडनेसडे लूफी को उठाकर लेकर आती है और उसे बंदी बना देती है। अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोस्त को एक ही बार में खत्म कर डालूंगी। और तभी हम लोग देखते हैं वो मैगी के बालों में से बंदूक निकलता है और वो जोरो के ऊपर फायर करने वाला होता है, और वो जोरो के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन जोरो मिस्टर 9 को अपने तरफ खींच लेता है और उसे किसी शील्ड की तरह यूज करता है, और जो वो मैगी ने फायर किया था वो जाकर मिस्टर 9 को लग जाता है, और जोरो मिस्टर 9 को उठा करके मिस वेडनेसडे और कूरो की तरफ फेंक देता है, और ये मैगी लगातार जोरो के ऊपर फायर करता रहता है। तभी जोरो लूफी के पेट के ऊपर कूद जाता है और उसके ऊपर से कूद करके मैगी के ऊपर तलवार से अटैक करता है और मैगी को हरा देता है। ठीक है, आखिरकार अब खत्म हुआ ये सब। और नीचे हम लोग देखते हैं कि लूफी उठ जाता है, क्या हुआ यहाँ पर? लगता है कुछ हुआ था, लेकिन ये गधा फिर से सो जाता है। और तभी हम लोग कुछ बाउंटी हंटर्स को देते हैं जो कि यहाँ से भाग रहे होते हैं। हमारे 3 डिजिट वाले सिंगल एजेंट हार चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़ना होगा। तभी उनके सामने 2 अजीब लोग आ जाते हैं जो कि एक बिल्ली जैसा दिखता है और एक ईगल जैसा। हम लोग यहाँ से भाग नहीं रहे, प्लीज आप बॉस को मत बताना। तभी वो दोनों उन बाउंटी हंटर्स के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी पीछे से 2 बंदे लोग आ जाते हैं और तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और इस तरफ हम लोग मिस वेडनेसडे और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। मैं इस जगह पर नहीं मर सकता, मेरे पास एक इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है।
हैं। तभी उनके सामने वही दोनों बंदे आ जाते हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें से एक का नाम मिस्टर फाई होता है और एक का नाम मिस वैलेंटाइन होता है। मुझे नहीं लगा था तुम लोग एक सिंगल स्वॉर्ड्समैन से हार जाओगे, ये तो बड़ी शर्म की बात है। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे और हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। क्या तुम लोग हमारे ऊपर यहाँ पर हंसने आए हो? हम लोग यहाँ पर बॉस के कहने पर आए हैं। लेकिन असल में मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन का मिशन था कि उन एजेंट्स को खत्म करना जो एक पर्टिकुलर किंगडम का इंपॉर्टेंस मेंबर हैं, क्योंकि उन्हें उनके बॉस का सीक्रेट पता चल गया है। मैं सच में कोई राजा वाजा नहीं हूँ, ये क्राउन तो बस मेरा स्टाइल है। लेकिन वो मिस वेडनेसडे की तरफ इशारा करते हैं जो कि असल में अलाबास्टा किंगडम की मिसिंग प्रिंसेस होती है। और ये जो मैगी है जिसका नाम मिस्टर 8 होता है, असल में उसका नाम इगाराम होता है जो कि अलाबास्टा रॉयल गार्ड का कैप्टन है। तभी वो अपने कैनन से उन पर फायर करता है। मैं तुम लोगों को अपने प्रिंसेस के ऊपर नजर भी नहीं उठाने दूंगा, समझे तुम सभी लोग? इगाराम। लेकिन मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन को इसे कुछ भी नहीं होता है। इगाराम, तुम अलाबास्टा किंगडम के एक स्क्वाड कैप्टन हो, है ना? और मिस वेडनेसडे यानी प्रिंसेस बीवी, तुम अलाबास्टा किंगडम की एक प्रिंसेस हो, है ना? और हम बरूक वर्ग के मेंबर होने के नाते मैं तुम दोनों को अभी तुरंत डेथ पेनल्टी देता हूँ। और ऊपर से जोरो इन सभी की बातें सुन रहा होता है। यहाँ तो माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया है और इगाराम मिस्टर फाई और मिस वेडनेसडे के ऊपर लगातार फायर कर रहा होता है। प्रिंसेस बीवी भाग जाओ यहाँ से। नहीं इगाराम, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं भाग सकती। तभी मिस्टर फाई इगाराम के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि इगाराम घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। मिस वेडनेसडे, क्या आप सच में एक राजकुमारी हो? अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, समझे तुम? और तभी मौके का फायदा उठाकर जोरो भी लूफी को उठाकर लेकर यहाँ से भागने लग जाता है। और तभी इगाराम को होश आ जाता है और वीवी को कहता है, मुझे छोड़ दो वीवी सामा, आप मुझे छोड़ के यहाँ से जा सकती हो। आपको हमारे होमलैंड के लिए यानी अलाबास्ता के लिए जाना ही होगा। अगर आप वहाँ पर नहीं गई तो हमारा पूरा अलाबास्ता किंगडम तबाह हो जाएगा। और तभी मिस्टर फाई नाक में उंगली करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम यहाँ से जा पाओगी तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तभी अचानक से मिस्टर फाई बीच में आ जाता है और बोलता है, मिस वेडनेसडे आप यहाँ से भाग जाओ, इन कीड़े मकोड़े को मैं संभाल लेता हूँ, एक आखिरी बार बाय बाय मिस वेडनेसडे। और ऐसा बोलकर मिस्टर फाई के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी मिस्टर फाई अपने नाक से नेटा निकालकर मिस्टर 9 के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और मिस्टर 9 दूर जाकर एक तालाब में गिर जाता है। ओह नो मिस्टर 9, ये क्या? इसने अपने नाक से इतना डेंजरस अटैक कैसे किया? तभी अचानक से इगाराम जोरो का पैर पकड़ लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक बहुत ही बेइंसाफी वाली रिक्वेस्ट करनी है, लेकिन मुझे किसी ताकतवर की जरूरत है। दोनों एजेंट्स के पास डेविल फ्रूट की ताकत है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। कृपया मेरी जगह अलाबास्ता की रानी प्रिंसेस वीवी का मदद करो। अगर तुमने उन्हें बचा लिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज प्रिंसेस वीवी की मदद करो, उन्हें बचा लो। अभी थोड़ी देर पहले तुम हमें मारना चाहते थे, हाँ? और तुम हमसे अभी बात कर रहे हो उसे बचाने की? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और जैसे ही पैसे की बात सुनती है अचानक से पीछे नामी प्रकट हो जाती है। अगर तुम हमें 1 बिलियन बेरीज दोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच सकती हूँ। और इगाराम इतना बड़ा अमाउंट सुनकर हैरान रह जाता है। नामी आखिर तुम जागी कब? मैं तो पहले से जाग रही थी। मैं किसी ऐसे टाउन पर भरोसा नहीं करती जो पायरेट्स का स्वागत करता है। और इगाराम की तरफ मुड़कर बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि प्रिंसेस वीवी जिंदा बचे तो हमारा 1 बिलियन वाला सौदा तुम मंजूर कर लो, नहीं तो प्रिंसेस वीवी उन सभी के हाथों मारी जाएगी। मैं सिर्फ एक सिंपल सा सोल्जर हूँ, मैं इतना बड़ा रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस नहीं कर सकता, तो फिर हम उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। देखो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर तुम लोग ने प्रिंसेस वीवी को जिंदा बचा लिया तो मैं तुम लोग की बात डायरेक्ट प्रिंसेस वीवी से करा सकता हूँ, जिससे कि तुम अपना सौदा उनसे बात कर सकते हो कि आखिर तुम्हें कितना इनाम चाहिए। तब तो तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना ही होगा। और नामी इगाराम का मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है जाओ जोरो, प्रिंसेस वीवी को बचा लो। नहीं, मुझे तुम्हारे बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनना है। और जब ये लोग झगड़ रहे होते हैं तभी अचानक से लूफी उड़ जाता है और पता नहीं कहाँ पर जा रहा होता है। भाई इसको कुछ लेना देना ही नहीं, आखिर इधर पे हो क्या रहा है, इसे कुछ तो बताओ कोई। तभी नामी जोरो को याद दिलाती है कि उसने उसे लॉकडाउन विलेज में 1 लाख बेरिस उधार लिया था और उसे 300% इंटरेस्ट के साथ लौटाना था। और ये सुनकर जोरो एकदम हैरान रह जाता है कि नामी ने उसे पैसा वापस मांग रही है, जबकि उसने वो पैसा खर्च भी नहीं किया है। जोरो तुम कितने बेशरम हो, तुम एक अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर सकते। और ये सुन के जोरो शर्म के मारे कांप जाता है और नामी जोरो को ब्लैकमेल करने लग जाती है। इसके बाद जोरो प्रिंसेस वीवी को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लग जाता है। शायद मैं किसी काम का नहीं रहा, चिंता मत करो, जोरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रिंसेस वीवी को कुछ हो गया तो अलाबास्ता खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, वीवी को कुछ भी नहीं होगा, जोरो गया है उसे बचाने। और इस तरफ हम लोग देखते हैं प्रिंसेस वीवी कारू के ऊपर बैठकर यहाँ से भाग रही होती है। और इस तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं जो आराम से कहीं पर टॉयलेट कर रहा होता है। और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि आखिर इधर पे हो क्या रहा है। वो देखता है कि यहाँ के सभी टाउन विलेजर्स और सारे बाउंटी हंटर्स गिरे हुए पड़े हैं। और जब
वीवी यहाँ से भाग रही होती है तभी उसके सामने मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन आ जाते हैं। फिर वीवी अपना रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से भागने का ट्राई करती है तभी उसके सामने मिस मंडे आ जाती है। तुम आगे जाओ, मैं इन सभी लोग को संभाल लेती हूँ। वहाँ पर नदी के किनारे एक शिप पड़ा है, तुम उसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। और तभी मिस्टर फाई मिस मंडे के ऊपर हमला कर देता है और उसे एक ही बार में जमीन पर पटक देता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नहीं मिस मंडे। और हमें पता चलता है कि ये मिस्टर फाई जो है उसने बम गम नाम का एक डेविल फ्रूट खाया होता है, जिससे कि वो किसी भी चीज को छुएगा या फेंकेगा वो बम का हो जाता है। और जो मिस वैलेंटाइन है उसने किलो किलो नाम का डेविल फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से वो अपने शरीर का वजन कभी भी बढ़ा सकती है। तभी वो अपने डेविल फ्रूट का पावर का इस्तेमाल करके मिस मंडे के ऊपर कूद जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास का दीवार भी टूट जाता है। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हमसे बच पाओगी? मैं जरूर यहाँ से बचूंगी और अलाबास्ता वापस जाऊंगी। तभी मिस्टर फाई वीवी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी जोरो अचानक से बीच में आकर उसके हमले को डॉच कर देता है और उसके नेटो को दो टुकड़ों में काट देता है। लेकिन तभी वीवी जोरो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोरो उसे बताता है कि वो उसे यहाँ पर मारने नहीं आया है बल्कि यहाँ पर उसे बचाने आया है। और इस तरफ नामी इगाराम से पूछती है आखिर बारूक वर्क आखिर करते क्या हैं और वो किसके लिए काम करते हैं। इगाराम बताता है कि बारूक वर्क एक सीक्रेट सिंडिकेट है जो एसेसिनेशन और बाउंटी हंटर्स में माहिर होते हैं। यहाँ पर एजेंट्स को अपने बॉस का नाम या चेहरा भी नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये तो काफी अजीब सिस्टम है। उनका गोल एक परफेक्ट देश बनाना है और जो एजेंट अच्छा काम करे उसकी पोजीशन उनके नए सिस्टम में ऊपर होती है। और फिर इगाराम उसके सभी कोड नेम और उसके सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि जिसका कोड नेम जितना छोटा होता है वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है। और इस तरफ मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन जोरो से पूछते हैं आखिर तुम इसे किस लिए बचाना चाहते हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं इसे किसी के लिए भी बचाऊं, तुम्हें इससे क्या करना है? और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूफी आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तुम्हारा थैंक यू लूफी, पर मुझे तुम्हारी अभी हेल्प नहीं चाहिए, मैं इन दोनों को अकेला ही संभाल लूंगा। जोरो तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम देखो जोरो। लूफी आखिर तुम्हें क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? चुप हो जाओ जोरो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इन विलेजर्स ने हम लोग को खाना दिया, हमारे साथ पार्टी किया और तुमने उन्हें बुरी तरह से घायल किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इस तरह प्रिंसेस वीवी इन दोनों का लड़ाई देखकर बोलती है ये तो कारू से भी ज्यादा गधा निकला। जोरो लूफी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी किसी की बात नहीं मानता और जोरो के ऊपर अटैक कर देता है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो लूफी? और लूफी लगातार जोरो के ऊपर हमला करता रहता है। तभी जोरो लूफी को एक जोर का लात मारता है, जिससे कि लूफी दूर फेंका जाता है और मिस वैलेंटाइन और मिस्टर फाई दोनों उसके साथ लड़कर दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि लूफी मिस्टर फाई को अपने हाथों में टांग कर खड़ा होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर फाई का एकदम बुरा हालत होता है। ये तो बढ़िया कसरत था, फाइनली मेरा खाया हुआ खाना पच गया। और ये देखकर वीवी एकदम हैरान रह जाती है, इसने अकेले मिस्टर फाई को हरा दिया, ये तो नामुमकिन है। तभी मिस वैलेंटाइन जोरो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोरो आराम से साइड हट जाता है और मिस वैलेंटाइन जाकर जमीन में धंस जाती है। पता नहीं आखिर ये सब करना क्या चाहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जोरो भी लूफी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर तुम मरना चाहते हो लूफी? तो तैयार हो जाओ अब। एक मिनट, आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? और दोनों के बीच एक ड्यूएल स्टार्ट हो जाता है। चलो देखते हैं हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तुम्हारा हाथ ज्यादा ताकतवर है या मेरी तलवार? हाँ, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था जोरो। और दोनों एक दूसरे पर ही हमला करके अपने आप को घायल कर लेते हैं और वीवी को लगता है कि यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो गया है और वो दोनों हार चुके हैं एक दूसरे से लड़के। तो फिर वीवी वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी जोरो और लूफी वापस से वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों वापस से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन भी जिंदा होते हैं। अगर हम इनसे हार गए तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। बारूक वर्क में हमारी नाक कट जाएगी और बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर फाई, हम इन्हें अभी भी हरा सकते हैं। और तभी मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन लूफी और जोरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बारूक वर्क के एजेंट हैं, हम इनसे नहीं हार सकते हैं। हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। चुप हो जाओ तुम दोनों, हमारे लड़ाई के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। और ऐसा बोलकर लूफी और जोरो उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को मार कर गिरा देते हैं। भाई मैं तो पहले ही बोल रहा था क्यों लड़ने आ रहे हो खाली फोकट का इनसे। और ये देखकर प्रिंसेस वीवी भी एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। इसके बाद जोरो और लूफी वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले होते हैं तभी हम लोग देखते हैं कि जोरो और लूफी के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाती है। और ये मॉन्स्टर गाइस कोई और नहीं बल्कि नामी होती है और ये लूफी और जोरो को मार के वहीं पर गिरा देती है। सालो ये क्या कर रहे हो? और नामी इन दोनों को मार के कुछ पैसे वैसों की बात कर रही थी और बीबी ये सुनती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। इसके बाद नामी लूफी को सब कुछ समझा देती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। अरे जोरो, मुझे पहले बताना चाहिए था ना ये सब हुआ है। साले मैंने तेरे को पहले बताया तो था, तूने मेरी बात कहाँ सुनी? फिर नामी वीवी को डील के बारे में समझाती है, लेकिन वीवी इस डील के लिए मना कर देती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो एक रानी हो ना, तो तुम्हारे लिए 1 बिलियन बेरीज ज्यादा नहीं होना चाहिए
क्या तुम अलाबास्टा किंगडम को जानती हो? नहीं, अलाबास्टा किंगडम एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह हुआ करता था। हुआ करता था का मतलब अलाबास्टा किंगडम में अभी वॉर चल रहा है और वहाँ के लोग एक दूसरे को ही मार मिटने में लगे पड़े हैं। तब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बारूक वर्क, और ये लोग अलाबास्टा किंगडम के लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वहाँ का राजा हट जाए। और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस गैंग के बारे में पता लगा कर रहूंगी, और इसके लिए मैंने ईगाराम का मदद लिया। और वो लोग का असली मकसद है अलाबास्टा किंगडम को अपने कब्जे में करना। वैसे इस गैंग के बॉस का नाम क्या है? तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जान भी खतरे में पड़ सकता है। मैं तुम लोगों को ये नहीं बता सकती कि वो 7 वॉरलॉर्ड में से एक है जिसका नाम क्रोकोडाइल है। और वीवी गलती से उसका नाम उगल देती है और ये सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर वो 2 पंछी जैसे दिखने वाले परिंदे आ जाते हैं और उन्हें देखकर वहाँ से उड़ जाते हैं। और नामी गुस्से से वीवी का कॉलर पकड़ रही होती है क्योंकि वीवी ने उसका नाम सभी के सामने उगल दिया। और इधर जोरो और लूफी आपस में खुश हो रहे होते हैं। जोरो, हमें वॉरलॉर्ड के साथ लड़ने का मौका मिलेगा। हाँ, कितना अच्छी बात है ये तो। और नामी ये सुनकर रोने वोने लग जाती है और फिर यहाँ से जाने लग जाती है। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों परिंदे लोग ने नामी, लूफी और जोरो का तस्वीर बना लिया होता है और वो ये जाके अपने बॉस को दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर ये जोरो और लूफी आपस में ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वॉरलॉर्ड से लड़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि नामी एकदम डिप्रेशन में चली जाती है और वीवी उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर ईगाराम आ जाता है। अरे भाई, ये क्या पहना है इसने वीवी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? प्रिंसेस वीवी, आपको जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। उन लोग ने आपके आइडेंटिटी के बारे में जान लिया है। अब वो आपको पकड़ने के लिए हजारों एजेंट्स को आपके पीछे लगा सकती हैं। मैं अलाबास्टा किंगडम के लिए निकल रहा हूँ, आप इन पायरेट्स के साथ सेल कर लीजिए। वैसे ईगाराम, क्या ये क्रोकोडाइल सच में ताकतवर है? हाँ, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो 7 वॉरलॉर्ड में से एक है और उसके सिर पर 80 मिलियन बेरीज है। क्या कहा? 80 मिलियन बेरीज? ये तो आर्लोंग से भी 4 गुना ज्यादा है। क्या आप सभी लोग प्रिंसेस वीवी को लेकर जा सकते हो? हाँ जरूर। इसके बाद ईगाराम जाते जाते प्रिंसेस वीवी से इटरनल पोज मांगता है। ये इटरनल पोज क्या होता है? फिर ईगाराम बताता है कि इटरनल पोज भी लोगोपोल जैसा ही होता है, बस वो किसी एक पर्टिकुलर आइलैंड पर सेट होता है जिससे कि कोई भी इंसान कभी भी अपने सेट किए हुए आइलैंड पर जा सकता है। ठीक है प्रिंसेस वीवी, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इसके बाद ईगाराम अलाबास्टा किंगडम की ओर निकल पड़ता है और तभी हम लोग बहुत सारे हाथ को देखते हैं। और तभी ईगाराम के शिप के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि बहुत बड़ा आग लग जाता है और ईगाराम का शिप पूरी तरह तबाह हो जाता है। और ये देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या। और इस दुर्घटना से वीवी सदमे में चली जाती है और अपने होठ को चबाने लग जाती है। और तभी नामी उसे गले लगा लेती है। तुम चिंता मत करो वीवी, हम तुम्हें सही सलामत अलाबास्टा किंगडम पहुंचा देंगे। और सभी लोग गोइंग मैरी की ओर निकल पड़ते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ बार में सांजी और उसप अभी भी सोए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर लूफी आता है और उसप का नाक पकड़ता है और सांजी का पैर पकड़ के उन्हें गोइंग मैरी की ओर खींच कर लेके जाने लग जाता है। और सभी लोग गोइंग मैरी में बैठकर दूसरे आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। तभी सांजी और उसप बोलते हैं, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी जल्दी इस आइलैंड से क्यों जा रहे हो? मुझे यहाँ पर 1 दिन और रहना है। और इन दोनों को सभी लोग समझा रहे होते हैं लेकिन ये दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे होते हैं। तभी नामी इन्हें अपने तरीके से समझा देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गोइंग मैरी विस्की पीक से थोड़ा दूर पर आ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं शिप के ऊपर एक मिस्टीरियस सी वुमेन आकर बैठी होती है। और गाइस, इस लड़की का नाम होता है मिस ऑल संडे, यानी ये क्रोकोडाइल को जानती है और उसके बहुत ही ज्यादा करीब है। और इसी ने ईगाराम के शिप को ब्लास्ट किया था। और जैसे सभी को पता चलता है कि ये क्रोकोडाइल की पार्टनर है और इसी ने ईगाराम के शिप को ब्लास्ट किया है, तो सभी लोग उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सांजी और उसप उसके ऊपर अपने बंदूक से निशाना तान लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं सांजी और उसप हवा में उड़ने लग जाते हैं। तब वीवी बताती है कि मिस ऑल संडे के पास डेविल फ्रूट की पावर है। और हम लोग सांजी को देखते हैं, भाई इसके आंख में फिर से दिल विल बन गया। और तभी वो लूफी का हैट अपने पास खींच लेती है। तो तुम इस शिप के कैप्टन हो, मंकी डी लूफी? और इसे लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मिस ऑल संडे ने उसका हैट ले लिया होता है। फिर मिस ऑल संडे वीवी के हाथ में इटरनल पोज देती है और बोलती है कि तुम सभी लोग लिटिल गार्डन को स्किप कर सकते हो और सीधा अलाबास्टा आ सकते हो। अगर जिंदा बचे तो तुम जरूर वहाँ पर आ सकते हो। हमारे एजेंट्स में से कोई भी नहीं जानता कि तुम लोगों का लोकेशन क्या है, तो चिंता मत करना, तुम लोगों का पीछा कोई भी नहीं करेगा। तभी लूफी वीवी के हाथ से इटरनल पोज को ले लेता है और उसे तोड़ देता है। तभी नामी उसे गुस्से में एक लात मारती है। अबे गधे के बच्चे, कभी तो दिमाग से सोच लिया कर। उसने हम लोग को अलाबास्टा जाने के लिए डायरेक्ट रूट दिया और तूने उसको एक ही बार में तोड़ दिया। फिर लूफी मिस ऑल संडे से बोलता है, तुम ये डिसाइड नहीं करोगी कि हम लोग को कहाँ पर जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है। और तभी मिस ऑल संडे हंसती है और यहाँ से जाने लग जाती है। अगर किस्मत में लिखा रहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और ऐसा बोलकर वो अपने सवारी के ऊपर चढ़
जाती है और हम लोग देखते हैं मिस ऑल्ट संडे का सवारी एक सी मॉन्स्टर होता है और उसके ऊपर से बैठकर वो यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद लूफी और बाकी सभी लोग लिटिल गार्डन की ओर निकल पड़ते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था और इसी के साथ हमारा विश की पीक आर्क यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग लिटिल गार्डन आर्क को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।